नमस्कार दोस्तों। अंग्रेजी शासनकाल के दौर में भारतीयों के प्रति किए गए अत्याचार को कौन नहीं जानता। उनके पूरे शासनकाल में चाहे वो किसान हो, कामगार हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, उनमें जितने अत्याचार किए जा सकते हैं भरसक उन्होंने वो सारे अत्याचार किए होंगे। इनमें चाहे वो कर लगाने वाली बात हो, चाहे राज्य को हड़पने वाली बात हो, समाचार पत्रों के प्रतिबंध से लेकर और भी कई सारी दमनकारी नीतियां उन्होंने लागू की थी। किंतु इस शोषणकारी शासन के बीच एक नाम ऐसा है जो भारतीयों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। एक ऐसा वायसराय जो उदारवादी प्रकृति का था, जो मानवतावादी विचारों का पोषण करने वाला था, ऐसा कह सकते हैं। लिटन के कार्यकाल के पश्चात रिपन 1880 में भारत आते हैं। ग्लैडस्टोन के प्रधानमंत्रित्व काल में ये उनके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। चूंकि ग्लैडस्टोन खुद एक अच्छे विचारक, उदारवादी नेता एवं चिंतक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर भी उसकी थोड़ी बहुत झलक उनकी नीतियों में दिखाई देती है। जिस समय रिपन भारत आते हैं उस समय भारतीय जनता का अंग्रेजों के प्रति अविश्वास था। होगा भी क्यों नहीं कि 1857 के बाद अंग्रेजों की ढेर सारी दमनकारी नीतियों और इनके पहले के वायसराय लॉर्ड रिटन का कार्यकाल भारतीयों को अविश्वास से भर दिया था। तो रिपन का आगमन भारतीयों पे घाव पे मरहम लगाने जैसा कार्यकाल माना जा सकता है। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो बलवती हो चली थी। इसके पीछे समाचार पत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान था। क्यों? क्योंकि इस समय प्रेस का विकास हो चुका था। भारतीय समाचार पत्रों में कई भाषाओं में समाचार पत्र निकाले जाते थे। इसी तरह एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश, जिसका प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निर्देशन में होता था। इसने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को प्रकाश में लाना, या यूं कहें कि उनको उजागर करना शुरू कर दिया। इसे और इस प्रकार की सभी पत्रिकाओं को और समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित करवाया था। लेकिन रिपन के आगमन के पश्चात प्रेस वर्नाकुलर एक्ट को रद्द कर दिया गया और मुंह बंद करने वाली इस नीति से प्रेस को आजाद कर। रिपन के आगमन पर ही स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ती है। इसे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के रूप में हम जानते हैं। तालुका, नगर पालिका और जिला बोर्डों के रूप में इसे गठित किया गया। इनका जो विकेंद्रीकरण प्रणाली था, स्थानीय स्वशासन की जो प्रणाली थी, वो केवल नीति निर्णयों तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसे वित्त का अधिकार भी ये देना चाहते थे और अपने प्रयासों से इन्होंने कुछ हद तक वहां सफलता भी पाई। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया और अध्यक्ष का निर्वाचन कराया। जिस स्थानीय स्वशासन की नींव 1882 में रिपन के द्वारा पड़ी, जरा सोचिए कि उसकी हम संवैधानिक बुनियाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में रख पाए। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पहली बार नियमित जनगणना कराई जाती है। हालांकि एक बार जनगणना पहले हो चुकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना का जो श्रेय है वो रिपन को जाता है। उस समय जो बृहत्तर भारत की जनसंख्या थी वो 254 मिलियन अर्थात 25 करोड़ थी। शिक्षा सुधारों को गति देने के लिए इन्होंने चार्ल्स वुड डिस्पैच के शिक्षा सुधारों के मूल्यांकन के लिए हंटर आयोग की स्थापना करवाई, जिसके अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। 1883 में एक बिल लाया गया, एल्बर्ट बिल।
इसमें कोई भी भारतीय जज अंग्रेजों द्वारा किए गए किसी अपराध की वो सुनवाई कर सकता था। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि उस समय तक कोई भी भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था, उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं दे सकता था, इतना भी अधिकार नहीं था। मीन्स नस्ल भेद नीति थी उस समय तक। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एल्बर्ट बिल ले आया। हालांकि इस बिल का अंग्रेजों ने विरोध किया, इसे श्वेत क्रांति की भी संज्ञा दी गई, लेकिन उससे भी ये विचलित नहीं हुए। इनका प्रयास नस्ल भेद नीति को समाप्त करना था। इससे ये सिद्ध होता है कि ये मानव मात्र के पोषक थे, ना कि ये दमनकारी नीतियों के पोषक थे। लिटन ने सिविल सेवा सर्विसेज में जाने के लिए जो अधिकतम आयु थी 18 वर्ष करवाई थी। उसका उद्देश्य था कि कोई भी भारतीय सिविल सेवा में न जा सके, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया, जिससे भारतीयों को और मौका मिल सके। 1882 में मिस्र में अधिकार करने के लिए अंग्रेज भारतीय सैनिकों को भेजना चाहते थे। अंग्रेजी शासन ने निर्णय लिया कि वह भारतीय सैनिक जाएं, लेकिन उनका जो व्यय हो वो भारतीय वहन करें। ये रिपन को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि ये सफल नहीं हुए और इस असफलता से दुखी होकर इन्होंने 1884 में त्यागपत्र दे दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारतीय उद्धारक की संज्ञा दी है, लेकिन कुछ कटु आलोचकों ने, अंग्रेजों ने भी इनका विरोध किया और लिखा है कि इन्होंने भारत को खो देने का द्वार खोल दिया है। इनको भारत में अंग्रेजों का शत्रु भी कहा जाता था, इस तरह से इनका उपहास किया जाता था। हालात जो भी रहे हो, भारतीय जनता को इनके शासन में थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। इन कार्यों के लिए भारतीय हमेशा सम्मान और समर्थन देते रहेंगे। धन्यवाद।